नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे एलएसी पर रण विजेता राफेल की दहाड़ और पूर्वी लद्दाख की 20 से ज्यादा चोटियों पर भारत के टोटल कंट्रोल से ड्रैगन खौफ के साए में है। इसके बाद भी चीन की लाल आर्मी जंग का प्लान बना रही है। चीन की तमाम हिमाकतों के बीच एलएसी तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच मोल्डो मीट अभी भी चल रही है। इंतजार है कि इस बातचीत से कोई हल निकले। उधर किसान बिल को लेकर मचे हंगामे के बाद 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बड़ा हादसा हुआ है और देश के कई हिस्सों में आज स्कूल भी खुल गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। ड्रैगन अपनी करतूतों से बाज आने वाला है नहीं। अब वो अपने मिसाइल की ताकत दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर चीन की किलर मिसाइल का वीडियो शेयर किया जा रहा है। दुनिया में विश्व युद्ध कराने की ढोल पीट रहे ड्रैगन के लोग अब DF-21 यानी डोंगफिंग 21 का वीडियो जारी कर रहे हैं, उसे ट्वीट कर रहे हैं। चाइनीज सोशल मीडिया पर DF-21 का वीडियो शेयर किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि कैरियर किलर DF-21D की रेंज 1800 किलोमीटर की है, जिसमें 600 किलोग्राम का वारहेड है जो सटीकता के साथ वार करता है। ये सब कुछ ड्रैगन अपने ही देश के नागरिकों को धोखा देने के लिए करा रहा है। उसमें उसका सबसे बड़ा हथियार ग्लोबल टाइम्स है। ड्रैगन एक और बातचीत कर रहा है, दूसरी ओर वो साजिश रच रहा है। वो एक और शांति के कबूतर उड़ाता है और दूसरी ओर युद्ध की धमकी देता है। चीन के फर्जी खबरों की फैक्ट्री ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि ये देखिए, तिब्बत मिलिट्री कमांड के पास PLA के सैनिक समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे सैनिक रात के समय में भी हमला कर सकते हैं। LAC पर तनाव के बीच तिब्बत मिलिट्री कमांड के पास रात को ट्रेनिंग और फिर उसका जारी किया गया वीडियो शायद इस बात का संदेश है कि ड्रैगन कभी भी घात कर सकता है। वो इसी फिराक में है, शायद इसलिए वो किसी भी बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने दे रहा। लेकिन ड्रैगन ये भूल गया है कि दिन हो या रात, दोपहर हो या शाम, भारत के शूरवीर 24 घंटे हर प्रहर अपनी सीमा के सुरक्षा करना जानते हैं। वो तैनात हैं, दिन में भी रात में भी। उनकी पैनी निगाहें अपनी सीमा की चौकसी करती रहती हैं। ड्रैगन कितना भी वार ड्रिल कर ले, उसके फुस सेना को धूल चटाने के लिए हमारे जाबाज तैयार खड़े हैं। अमेरिका और ताइवान की बढ़ती नजदीकियां चीन को फूटी आंख नहीं सुहा रही। ड्रैगन अब ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने का मन बना रहा है। अमेरिका से ताइवान की बढ़ती नजदीकियों और जापान के दखल से आग बबूला हुआ ड्रैगन अब ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने का मन बना रहा है। जिनपिंग की लाल आर्मी ताइवान में ड्रिल कर रही है। जिस वक्त अमेरिका के उप विदेश मंत्री किथ क्रास ताइवान को लोकतांत्रिक देश बनाने वाले पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को श्रद्धांजलि दे रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन आसमान के जरिए ताइवान में घुसपैठ कर रहा था। ड्रैगन ने अपने 19 फाइटर जेट उड़ाए और ताइवान के विरोध के बावजूद वो आसमान में दबंगई दिखाता रहा। चीन के इस घुसपैठी बेड़े में 12 J-16 फाइटर जेट, 2 J-10 फाइटर जेट, 2 J-11 फाइटर जेट, 2 H-6 परमाणु बॉम्बर और 1 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट शामिल था। चीन की चालाक चाल के बाद ताइवान एयरफोर्स के लड़ाके भी एक्टिवेट हुए। वार्निंग जारी की गई, चीनी जहाजों को खदेड़ने का मिशन बनाया गया। ताइवान दक्षिणी खाड़ी में युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन ताइवान से बढ़ते तनाव के बीच पिछले कई दिनों से लाइव फायर एक्सरसाइज भी कर रहा है। चीनी सैनिक बम वर्षक जहाज, रॉकेट लॉन्चर्स और आधुनिक युद्धपोत इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस वार ड्रिल को PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड में अंजाम दे रही है। ड्रैगन की गंदी आर्मी आसमान में हिमाकत कर रही है और ताइवान को डराने के लिए जिनपिंग का गुलाम अखबार जमीन पर माहौल तैयार कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि यह जंग से पहले की तैयारी है जिससे ताइवान को खौफ खाना चाहिए। अखबार में खुलेआम लिखा गया है कि ड्रैगन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर क्रैच की ताइवान यात्रा का ऐलान नहीं किया था, लेकिन जब वो ताइवान पहुंचे तो उनका स्वागत वार ड्रिल से किया गया। जाहिर है ये ड्रिल पहले से फिक्स नहीं थी। और एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने के बाद पहली बार राफेल विमानों ने LAC पर उड़ान भरी है। इस उड़ान से भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा और दुश्मन ड्रैगन के होश फाख्ता हो गए।
सीमा पर तनाव के बीच रण विजेता राफेल ने एलएसी पर उड़ान भरी। आसमान में वायुसेना के शौर्य का प्रदर्शन हो रहा था और राफेल कलाबाजियां करते हुए दुश्मन को साफ संदेश दे रहा था कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पूर्वी लद्दाख के आसमान की हैं। यहाँ राफेल फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। मतलब इन पांचों से राफेल ने भारत के शौर्य के हवाई उड़ान का मोर्चा संभाल लिया है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत भी बढ़ी है और इसके साथ ही एलएसी पर फ्रंटलाइन फाइटर्स के रूप में अब भारत के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 2000 हैं। ये चारों फाइटर जब एलएसी पर दहाड़ते हैं तो दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं। ये चारों लड़ाकू विमान एलएसी पर गरज रहे हैं। चारों विमान एटमी हथियारों के साथ ड्रैगन पर धावा बोलने में सक्षम हैं। भारतीय वायुसेना ने अभी मिग-29 और चिनूक हैवी लिफ्ट के साथ साथ अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात कर रखा है और पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती भी की गई है। राफेल की ताकत का तोड़ ड्रैगन के किसी भी फाइटर के पास नहीं है। राफेल को डिटेक्ट करने की क्षमता चीन के किसी भी रडार में नहीं है। तो सीमा पर तनाव बढ़ाते ड्रैगन की बेचैनी इस उड़ान ने और बढ़ा दी है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव का रास्ता इतनी जल्दी निकलता नहीं दिख रहा। राफेल वायुसेना के बेड़े में 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस में शामिल किया गया था। शामिल होने के बाद राफेल की यह पहली आधिकारिक उड़ान थी। इन राफेल फाइटर जेट्स ने अंबाला एयरबेस से सीधा लद्दाख के लिए उड़ान भरी और हालात का जायजा लिया। राफेल से जुड़ी हुई एक और खुशखबरी हमारे पास आ रही है। राफेल को जल्द मिलने वाली है पहली महिला पायलट। ये बड़ी अपडेट आ रही है। राफेल की पहली महिला पायलट की ट्रेनिंग जारी है। अगस्त महीने से महिला पायलट ट्रेनिंग ले रही हैं। राफेल उड़ाने की ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। राफेल को जल्द ही उड़ाएंगी एक महिला पायलट। मैं इस समय खड़ा हूँ अंबाला एयरबेस के ऊपर और यहाँ पर आपको ये एयरक्राफ्ट नजर आ जाएंगे जो RB001 और ये दूसरे एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इनकी सबसे खासियत बात ये कि करीबन 5 एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास और 4 और हैं। दूसरी चीज़ है कि ट्रेनिंग अभी तक करीबन 12 से 13 पायलट की ट्रेनिंग हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात माना जा रहा है कि पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है हमारे एयरबेस पे और कई पायलट्स मानो लगातार ट्रेनिंग की जा रही है और इन एयरक्राफ्ट पायलट्स को इंडक्ट किया जाएगा। आपको याद होगा फाइटर पायलट्स की इंडक्शन बहुत पहले कर दिया गया था और करीबन 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कई बैचेस में इनकी तैयारी चल रही है। और पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना चीन की सेना पर हावी है। भारतीय सेना एलएसी के पास 20 चोटियों पर अपना कंट्रोल कर चुकी है। अब की बार ड्रैगन ने जो भारत से मुंह की खाई है उसे चीन का इतिहास याद रखेगा, लाल सुल्तान का साम्राज्य याद रखेगा, पीएलए का एक एक जवान याद रखेगा। भारतीय शूरवीरों के शौर्य ने साबित कर दिया है कि हम मां भारती का 1 इंच भी तुम जैसे मक्कार दुष्ट के हाथ नहीं लगने देंगे। अब पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना पर भारत के जवान हावी हैं। मां भारती के सपूतों ने 20 से ज्यादा चोटियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। अंदाजा है कि 20 चोटियां ऐसी हैं जहां भारत का एक फौजी चीन के 25 फुस जवानों पर भारी पड़ेगा। इसके बाद तो उसकी सारी रणनीति फेल हो गई है। अब ड्रैगन पूर्वी लद्दाख में युद्ध करने से पहले 10 बार सोचेगा। बेचारा करे तो करे क्या। उसने 62 का भारत समझकर विस्तारवाद का जो सपना देखा था, भारत के जवानों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन धोखेबाज और बेशर्म चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में बौखलाहट है। उसके तिलमिलाहट की वजह यह भी है कि पिछले 3 हफ्तों में सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 नई ऊंचाइयों तक अपनी पहुंच बना ली है। फिंगर 4, गुरुंग हिल, मागर हिल, मुखपरी, रेजांगला, रेचल्ला, इससे जिनपिंग सेना के होश उड़ गए हैं। इन पहाड़ी इलाकों तक चीनी सेना भी पहुंचना चाहती थी, मगर भारत ने चतुराई दिखाई। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच सेना के जवानों ने बिना नजर में आए इन 6 प्रमुख हिल्स फीचर्स पर अपना कंट्रोल कर लिया। सूत्रों के मुताबिक ऊंचाइयों पर पहुंचने में नाकाम चीनियों की हताशा के चलते ही सीमा पर लंबे अरसे बाद गोलियां चलाई गई। फिर पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर हवा में फायरिंग की कम से कम 3 घटनाएं हुई।
और सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। यह बातचीत मोल्डो में हो रही है। इस बैठक से उम्मीद है कि सीमा विवाद का कूटनीतिक स्तर पर हल जरूर निकलेगा। विश्व को शांति का संदेश देता भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी सीमा रेखा की सलामती चाहता है। शायद यही कारण है कि बार बार बातचीत बेनतीजा होने के बावजूद धैर्यवान भारत फिर ड्रैगन के साथ एक टेबल पर बैठकर सीमा विवाद का हल कूटनीतिक तरीके से निकालना चाहता है। मोल्डो में भारत और चीन के बीच बैठक जारी है। उम्मीद है कि इस बैठक से कोई हल जरूर निकलेगा। ये बैठक बाकी बैठकों से इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। इस बैठक में रूस में जारी किए गए स्टेटमेंट पर अमल की कोशिश होगी। इस बैठक में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में भारत की नई रणनीति हो सकती है। 12 अफसर इस मीटिंग के डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन का रोल अहम होगा। पहली बार भारत की ओर से 2 लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग में शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन का चीनी जनरल से अच्छा तालमेल रहा है। 2018 में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में पहली बार दोनों साथ दिखे थे। सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल मेनन LAC पर लंबा वक्त बिता चुके हैं। कमांडर स्तर की बातचीत में इन अधिकारियों के शामिल होने से विवाद को हैंडल करने में मदद मिलेगी। LAC पर तनाव घटने से एक माहौल बनेगा ताकि आने वाले दिनों में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो सके। पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनातनी के बीच भारत और चीन लगातार बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि ड्रैगन के बयानों से लग रहा है कि उसके तेवर पहले से नर्म पड़े हैं और इस बैठक के खत्म होने के बाद कुछ सार्थक हल निकलने की उम्मीद है। और खबर है कि उधर चीन में PLA ने भी मीटिंग की। उस मीटिंग में ड्रैगन आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए और फिर साजिश करने की रूपरेखा तैयार की गई। चीन की हरकतों से लगता है कि चीनी स्कूलों में एक मक्कारी की किताब जरूर होती होगी। उसी में धोखेबाजी के नए नए गुण सिखाए जाते होंगे। नहीं तो आप सोचिए कि अपने ही लोगों से ऐसा धोखा कौन करता है, अपने ही लोगों से इतना झूठ कौन बोलता है, अपने ही लोगों को इतना मूर्ख कौन बनाता है। सीमा पर तनाव के बीच महान फर्स्ट PLA की बैठक हुई। उसमें PLA की वेस्टर्न कमांड के सारे कमांडर्स शामिल थे। इसमें भारतीय सेना के खिलाफ PLA की साजिश की रूपरेखा तय की गई। PLA की बैठक में चीन के पूर्व जनरलों को भी शामिल किया गया था। जिनपिंग ने सारे पुराने जनरलों से मक्कारी कराने के सुझाव मांगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की फिराक में है। घबराए चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। रेजांग ला और रेचान ला के पास चीन की हरकत भी बढ़ी है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 में से 4 सैन्य थिएटर कमांडो को एक साथ जुटा लिया है। उधर चीन बातचीत का ढोंग भी कर रहा है, इसलिए सारी बैठकें बेनतीजा होती जा रही हैं। कोई ठोस हल नहीं निकलता दिख रहा। बातचीत के ढोंग की आड़ में चीन जंग की तैयारी भी कर रहा है। उधर जिनपिंग के नेतृत्व में चीन बेहाल होता जा रहा है और देश में जिनपिंग को राजनीति भी करनी है। जिनपिंग की कुर्सी हिलने लगी है, तो अब जिनपिंग अपनी गद्दी बचाने की राजनीति कर रहे हैं। तो लाल सुल्तान और उसके शागिर्द चीन की जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए ड्रैगन दक्षिण चीन सागर, पूर्व चीन सागर और येलो सी में लाइव फायर ड्रिल और सैन्य अभ्यास लगातार कर रहा है। इसलिए वो LAC पर भी तनाव बढ़ा रहा है। लाल सुल्तान की सनक चीन के लोगों को बर्बादी के रास्ते पर धकेल देना चाहती है। और चीन में उइगर मुसलमानों पर भी जुल्म लगातार जारी है। एक सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन में एक बार फिर नए सिरे से मस्जिदें गिराई जा रही हैं। एक तरफ पूरी दुनिया ड्रैगन की घटिया चाल और चरित्र से हैरान है, तो दूसरी ओर ड्रैगन के देश में भी लोग परेशान हैं। चीन यहाँ उइगर मुस्लिमों पर जुल्म की सारी इंतहा पार कर रहा है। ड्रैगन की जमीन से आई एक सैटेलाइट तस्वीर यही बता रही है कि चीन में एक बार नए सिरे से मस्जिदें गिराई जा रही हैं। इस बार ये तबाही चीन का छोटा मक्का कहे जाने वाले लिंशिया शहर में मचाई जा रही है। यहाँ मौजूद हर मस्जिद की गुंबद गिराई जा रही है। चीन में मस्जिद गिराने और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने की ये कोई नई दास्तान नहीं है। इससे पहले भी चीन की कई मस्जिदों को टॉयलेट में तब्दील किया जा चुका है और उसके सामने शराब की दुकानें खोली जा चुकी हैं। साल 2016 में मस्जिदों में सुधार करने के नाम पर जिनपिंग सरकार बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ रही है।
चीन में अल्पसंख्यकों पर हो रही अमानवीय हरकत को लेकर एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला बोला है। पॉम्पियो ने कहा कि चीन के डिटेंशन कैंप में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान कैद हैं और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। 2003 में जनगणना में उइगरों की आबादी करीब 90 लाख बताई गई थी, लेकिन अब उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। उनकी सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए जबरन अबॉर्शन कराया जा रहा है। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं और चीन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन चीन ने अपनी ताकत के बल पर इस आंदोलन को दबा दिया है। हाल के दिनों में इस इलाके में हान चीनियों का दबदबा बढ़ा है। उइगरों का आरोप है कि जिनपिंग सरकार हान चीनियों को शिनजियांग में इसलिए भेज रही है ताकि उइगरों के आंदोलन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को दबाया जा सके। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कृषि बिल को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। आज भी राज्यसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। अब किसानों के लिए नए कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, उनका संदेश सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नए कानून ने दरअसल हर किसान को आजादी दी है। सुनिए किसान बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है संदेश। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा। साथियों, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है,
कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है, 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई, बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का यह दायित्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे। देश के किसानों को, देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की बड़ी भूमिका तो है ही। अंत में एक बार फिर कनेक्टिविटी के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए बिहार को, देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं फिर एक बार आपसे वही आग्रह करूंगा कि हमें कोरोना से लड़ाई लड़ते रहना है, हमें कोरोना को पराजित करके रहना है। हमने हमारे परिवार के हर सदस्य को कोरोना से बचाना है और इसके लिए जो भी यम नियम तय किए गए हैं उनका हम सब ने पालन करना है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,